नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदि सागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक महिला डीएसपी साहब के पास रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती है और तभी डीएसपी साहब उस महिला को देखकर कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दोस्तों, फिर जैसे ही वह महिला इस बात को सुनती है तो वह हैरान रह जाती है। और दोस्तों, उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, एक महिला अपनी किसी शिकायत को लेकर डीएसपी ऑफिस के बाहर बैठकर वेट कर रही थी अपनी बारी आने का, और उसे डीएसपी साहब से मिलकर यह शिकायत बतानी थी। थोड़ी देर तक वह वहां पर वेट करती है और उसके बाद उसका नंबर आ जाता है और उसे अंदर जाने के लिए बोल दिया जाता है। महिला खड़ी होती है, उसके हाथ में वह फाइल है जिस फाइल के अंदर उसने अपनी एप्लीकेशन लिख रखी है, और उसके बाद डीएसपी का दरवाजा खोलती है। लेकिन जैसे ही उसने डीएसपी का दरवाजा खोला और अंदर बैठे हुए डीएसपी साहब को देखा तो उसे देखते ही एकदम से उसके चलते हुए कदम अचानक से रुक जाते हैं और वह डीएसपी साहब की तरफ देखती ही रह जाती है। इधर डीएसपी साहब होते हैं, वह भी उसे महिला को देखते हैं और देखने के बाद वह भी इसी तरह से खड़े हुए रह जाते हैं और वह भी फिलहाल कुछ नहीं बोल पाते हैं। कौन थी वह महिला और कौन थे वह एसपी साहब, और किस वजह से दोनों एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है कुणाल। कुणाल के पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करते हैं और वहां से ठीक ठाक पैसे कमा लिया करते हैं। काफी दिन उनकी नौकरी को हो गए हैं तो उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिलती है और उसी से कुणाल के परिवार का गुजर बसर हुआ करता है। धीरे धीरे जो कुणाल होता है वह अपनी ग्रेजुएशन को कर लेता है, लेकिन कुणाल का सपना होता है वह एक बड़ा अधिकारी बने और इसी वजह से वह आगे की पढ़ाई बड़ा अधिकारी बनने के लिए करने लगता है। इधर जो उसके माता पिता होते हैं, जब देखते हैं कि बच्चा सयाना हो गया है तो उसके बाद उसकी शादी की चिंता करते हैं, क्योंकि अब माता पिता बुजुर्ग हो चले थे और वह चाहते थे कि बच्चे की उनके सामने ही शादी हो जाए। यही सोचकर वह अपने बेटे से शादी की बात करते हैं तो बेटा पहले से साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि माँ, बस पहले मैं अपने मुकाम को हासिल करूंगा और उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगा। लेकिन माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा, हमारी हालत काफी ज्यादा खराब है और हम बुजुर्ग भी हो चले हैं। न जाने कब ऊपर वाले के यहां से बुलावा बांध तू तो ऐसे ही रह जाएगा, कम से कम अपने हाथों से हम तेरी शादी तो कर दें। ये बात सुनकर कुणाल थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वह अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और एकदम से उन्हें गले से लगा लेता है और कहता है कि ठीक है माँ जी, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हो। इसके बाद जो कुणाल के माता पिता होते हैं उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम होता है राधिका। राधिका जो कि पढ़ी लिखी है और उसका एक बड़ा भाई है भी, शादी हो चुकी है, और राधिका एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़की है। वह अपने सम्मान के साथ जीना पसंद किया करती है, चाहे उसे दो रोटी कम खाने के लिए मिल जाए, लेकिन वह किसी की गलत बात को बर्दाश्त नहीं किया करती है। इसके बाद जो राधिका होती है कुणाल से कहने लगती है कि मेरी रिपोर्ट लिखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं तो समझ रही थी कि कहीं पुरानी बातों को सोचकर आप कहीं इस पर कार्रवाई ही न करो। अच्छा हुआ जो आपने इस पर कार्रवाई कर दी, मैं इससे काफी ज्यादा परेशान थी। ऐसा कहकर राधिका वहां से निकल आती है और वह कुणाल का फोन नंबर ले आती है, और अगली सुबह कुणाल फोन करता है तो राधिका फोन को काटना ही चाहती है, लेकिन कैसे भी करके वह नहीं काट पाती है। इधर जो कुणाल होता है उससे आगे भी राधिका से कुछ कहना चाहता है, लेकिन वह कैसे भी करके नहीं कह पाता है। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के फोन को काटने का वेट करते रहते हैं, लेकिन जब कोई भी फोन नहीं काटता है तो उसके बाद राधिका अचानक से फोन काट देती है। और इधर जो डीएसपी साहब थे, जब राधिका ने फोन नहीं काटा था तो वह भी समझ गए थे कि अभी भी राधिका के दिल में मेरे लिए कुछ ना कुछ है। तो इसके बाद जो डीएसपी साहब होते हैं वह पूरी रात भर इस बारे में सोचते हैं कि क्या किया जाए और कैसे काम आगे चलेगा। यही सोचकर दूसरे दिन सुबह सुबह जो कुणाल होता है अपने माता पिता के पास फोन करता है, जो कि अभी तक गांव में रहा करते हैं, और उन्हें इन सभी चीजों के बारे में बताता है।
जब माता पिता को यह बात पता चलती है कि जहां पर बेटे की पोस्टिंग है वहीं पर राधिका रहा करती है, उसका खुद का मकान है और इसी तरह से उसके बेटे की मुलाकात हो गई है, तो उसके बाद माता पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, जो गलतियां तूने की है उनको सुधारने का वक्त है। अगर तूने अब इसे सुधार लिया तो बड़ा ही अच्छा होगा, वरना फिर किसी से मत कहना कि तुझे मौका नहीं मिला। ये तुम्हारे लिए मौका है और तुम चाहो तो इसे सुधर सकते हो। उसके बाद जो कुणाल होता है इस बात को समझ जाता है और समझने के बाद सीधा उसे फाइल में लिखे हुए एड्रेस पर अपनी गाड़ी लेकर सुबह सुबह जल्दी के समय में पहुंच जाता है। डीएसपी साहब जब वहां पर पहुंचते हैं तो एकदम से राधिका दरवाजा खोलती है और जैसे ही अपने दरवाजे के सामने कुणाल को पाती है तो पूरी तरह से हैरान और आश्चर्यचकित हो जाती है। वह कुणाल से कुछ भी नहीं कह पाती है, लेकिन तभी कुणाल कहता है, क्या मुझे आप अपने घर के अंदर नहीं बुलाओगे? क्या यही से मुझे बात करनी होगी? इसके बाद जो राधिका होती है वह कुणाल को अंदर बुला लेती है और अंदर बैठने के लिए कह देती है, उसके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है और कुणाल इस बार चुपचाप वहां पर बैठ जाता है। जैसे ही राधिका चाय बनाकर लाती है तो उसके बाद जो कुणाल होता है वह बातों का सिलसिला चालू करता है। वहीं पर उसका बेटा भी था और जैसे ही कुणाल अपने बेटे को देखता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, तो उसके बाद उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और वह उसे अपने पास बुलाता है। कुणाल उसके लिए चॉकलेट लेकर आया था और उसे चॉकलेट देने के बाद वह उसे खेलने के लिए कह देता है और राधिका से बात करने लगता है। कहता है कि राधिका, देखो, मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया वह बहुत गलत किया, लेकिन फिलहाल यह मौका है हम दोनों की भूल को सुधारने का। मेरे बेटे को अपने पिता का प्यार मिल जाएगा क्योंकि अब तक वह तुम्हारे पास ही रहा है और मैं जो भी गलती कर चुका था पहले उन सभी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। राधिका जो कि स्वाभिमान से भरी हुई थी वह कहने लगती है कि इन बातों का कोई फायदा नहीं होता। मैं फिलहाल पूरी तरह से आत्मनिर्भर हूं और मुझे अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो डीएसपी साहब होते हैं वह उससे कहने लगते हैं कि देखो, सच में ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अगर हम इस गलती को नहीं सुधरे तो दोनों की जिंदगी बुरी तरह से बर्बाद हो रही है। जहां तक मुझे पता है कि तुमने भी दूसरी शादी नहीं की है और मैंने भी अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा है। हम दोनों दोबारा से एक साथ रहे और अपने जीवन को अब अच्छी तरह से ये इस टाइम पर उन सभी को अब मैं पूरा कर दूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन राधिका होती है वह चुपचाप रह जाता है। वह पिछली यादों में खो जाती है जब राधिका और कुणाल का झगड़ा हुआ था। तब राधिका अपने मायके चली आई थी और इधर उसके माता पिता जब कुणाल से कहते हैं कि बेटा जा बहू को मना कर ले आ, तो उसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वह अपने माता पिता से अपनी पत्नी को लाने से मना कर देता है। कुछ दिनों तक राधिका मायके में बैठी बैठी उसकी राह देखती है, लेकिन जब उसका पति उसे लेने के लिए नहीं आता तो उसके बाद वह अपने पिता से कहकर बोल देती है कि बाबूजी, यह बात कह दीजिए, अगर वह मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे हैं तो मुझे तलाक दे देंगे। मैं अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर लूंगी, क्योंकि साक्षी को इस बात के बारे में बोल भी नहीं पता था कि उसका पति उसे तलाक दे देगा। वह तो यह सोच रही थी कि जब मैं इसे तलाक की कहूंगी तो वह मुझे लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन यहां पर जो कुणाल होता है जैसे इस बात को सुनता है तो एकदम से राधिका को तलाक देने का फैसला कर लेता है और कहता है कि हाँ, मुझे तलाक देना मंजूर है। इसके बाद दोनों का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो राधिका है वह अपने घर में रह जाती है। इधर जो कुणाल है वह अपने घर में रह जाता है। जब दोनों अलग अलग हो गए थे तो दोनों को एक दूसरे की याद तो आई है, लेकिन कुणाल के ऊपर अभी कामयाबी का जुनून सवार था और वह कैसे भी करके कामयाब होना चाहता था। उसे कामयाबी इतनी अच्छी लग रही थी कि वह अपनी पत्नी की यादों को काफी ज्यादा धुंधली कर देता है और उसके बाद दोबारा से अपनी तैयारी में लग जाता है। कुणाल के माता पिता इस बात को देखकर बड़े ही परेशान हैं कि बेटे का घर बसा तो सही, लेकिन जड़ से उजड़ भी गया। अब आगे क्या होगा, यह बात सोच सोच कर वह परेशान तो होते हैं, लेकिन उनके परेशान होने से कोई भी फायदा नहीं है। इसके बाद जो कुणाल होता है वह अपनी मेहनत में लग जाता है और इधर जो राधिका होती है वह कुणाल के बारे में जब सोचा करती है तो उसे बुरा भी बहुत लगा करता है, लेकिन फिलहाल वह अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर लेती है और सोचने लगती है कि कोई बात नहीं,
मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने कदमों पर खड़ी होंगी और उसके बाद अपनी जिंदगी को अपने आप ही व्यतीत करूंगी। राधा का एक बच्चा भी हो गया था, जो कुणाल का ही था। यह सोचकर वह अपने लिए इधर उधर नौकरी ढूंढने लगती है। राधिका के पिता उसे समझाते भी हैं, कहते हैं कि बेटी ये अपना बेटा है, इसे हमारे पास छोड़ दे और ऐसा कर तू अपनी शादी कर ले दूसरी, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है और जितनी बड़ी जिंदगी से नहीं कटा करती। तो राधिका अपने पिता से बोल देती है कि नहीं पिताजी, मैं अपने कदमों पर खड़ी होंगी और शादी मेरी एक बार हो चुकी है, दोबारा मुझे शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर उसने पिता से मना कर दिया था और राधिका अपने लिए नौकरी ढूंढने लगती है। धीरे धीरे उसे नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन कई नौकरियां उसको बदलनी पड़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई ऐसा परेशान किया करता, जिस वजह से वह उस नौकरी को नहीं कर पाती है। स्वाभिमान उसे सबसे ज्यादा प्यारा था, तो इसी वजह से कई नौकरियों में तो चापलूसी की वजह से उसकी नौकरी छूट जाती है। लेकिन जैसे उसके तलाक को 6 महीने बीतते हैं, तो 6 महीने के अंदर उसने एक प्राइवेट नौकरी पकड़ ली थी, जिसमें उसका स्वाभिमान भी बरकरार रहता था और कोई भी उससे ऐसी वैसी हरकत नहीं किया करता था। वहां पर वह नौकरी करने लगती है और नौकरी करके जो पैसे होते हैं उन्हें अपने पापा को लाकर दिया करती है। धीरे धीरे 6 महीने और बीतते हैं, लेकिन जैसे 6 महीने इस बार कंप्लीट होते हैं, तो इस दौरान राधिका के जो पिता होते हैं उनकी मौत हो जाती है और राधिका के पिता की मौत के बाद अब घर भैया भाभी का हो गया था। जैसे ही घर भैया भाभी का होता है, तो उसके बाद जो उसकी भाभी होती है उसे ताना मारने लगती है और कहती है कि तू यहां पर कब तक पड़ी रहेंगी, किसी ना किसी से शादी कर ले और तेरे भैया तेरे लिए रिश्ता ढूंढ लेंगे। अब राधिका उनसे मना तो करती है, लेकिन भाभी अब पीछे से कुछ ऐसी बातें कहने लगी थीं जिन्हें सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगता है और वह अब इनसे अलग रहने का फैसला कर लेती है। उसके बाद जो राधिका होती है वह अपने लिए किराए का घर ढूंढ लेती है, क्योंकि नौकरी भी उसके पास है और उस मकान के अंदर अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। जब वह नौकरी करने के लिए जाया करती तो उसे समय के लिए उसने देखभाल के लिए आई रख रखी है, जो कि उसे बच्चे की देखभाल किया करती, और जब वह नौकरी से आ जाया करती तो खुद अपने बच्चे की देखभाल किया करती। राधा अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गई थी। वह खुद कमाया करती और खुद के घर में रहा करती। लेकिन जैसे ही वहां पर रहते हुए उसे 7 महीने बीतते हैं, तो 7 महीने बाद जो किराएदार होता है वह किराया बढ़ाने के लिए मकान को खाली करने के लिए बोलने लगता है। जब राधिका उससे बात करती है तो वह बताता है कि मुझे कोई और किराएदार मिल रहा है और वह ज्यादा पैसे दे देगा, तो इसी वजह से तुम्हें यह मकान खाली करना पड़ेगा। राधिका उसकी बातों से समझ गई थी कि अगर मैं किराया बढ़ाऊं तो यह मुझे यहीं पर रह लेने देगा, तो इसी वजह से राधिका 500 किराया बढ़ा देती है और उसके बाद जो मकान मालिक होता है उसे वहीं पर रहने की परमिशन दे देता है। लेकिन यह बात राधिका को इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कर रही थी कि अगर अपना घर होता तो कोई भी मुझे यहां से निकालने वाला नहीं था। यही सोचकर राधिका अब अपना घर लेना चाहती है। वह नौकरी से उसके पैसे चुका देगी, लेकिन उसे कैसे भी करके छोटा हो या बड़ा हो अपना मकान ही चाहिए। ऐसा देखते उसे एक मकान मिल भी जाता है, जिस पर वह लोन करवाकर उसकी किश्तों को भरने लगती है। राधा उस मकान के अंदर रहा करती और यहां पर रहने के बाद उसे बड़ा ही सुकून मिला करता। अब तक उन दोनों के तलाक को लगभग 5 साल बीत गए थे और 5 साल तक साक्षी पूरी तरह से सेटल हो गई थी। उसके पास अपना घर था, उसका बच्चा भी काफी बड़ा हो गया था और वह स्कूल जाने लगा था। अब उसे आय की जरूरत भी नहीं पड़ती है और जो भी पैसे वह किराए के दिया करती थी उन पैसों को उसे मकान की किस्त में भर दिया करती है और अच्छी तरह से उसका समय बीत रहा है। लेकिन तभी अचानक से राधिका के पड़ोस में जो घर होता है, उस घर का जो मकान मालिक होता है वह वहां पर कुछ लड़कों को किराए पर रख लेता है। वह लड़के जैसे ही वहां पर आते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा धूम करने लगते हैं और रात के समय तो ज्यादा शोर ही मचा दिया करते। अक्सर उनके मिलने वाले लोग वहां पर आया करते और वह लोग गली में खड़ा होकर एक दूसरे से बातें किया करते, और साथ ही में उसकी दूसरी साइड में एक खाली प्लॉट था, जिस प्लॉट पर भी कुछ लोग आकर शराब पिया करते। इन सभी बातों से जो राधिका है वह पूरी तरह से परेशान हो जाती है और राधिका के साथ में
वह पूरी कॉलोनी जीज। कॉलोनी के अंदर यह सब कुछ हो रहा था। वह लोग भी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वह कॉलोनी वालों से मिलकर इस बात की शिकायत पुलिस में करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी इस बात के लिए एग्री नहीं होता। सोचने लगते हैं कि अगर हम लोग शिकायत करेंगे तो यह कल कल को हमें ही परेशान करेंगे और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा सोचकर वह लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन राधिका, जो पूरी तरह स्वाभिमानी थी और अपने हक के लिए लड़ना जानती थी, वह इस बात को सहन नहीं कर पाती है, क्योंकि अक्सर रात के 1 से 2 बजे वह लोग वहां पर खड़े रहा करते, और अगर आपस में उन लोगों में लड़ाई हो जाया करती तो राधिका, जो कि वर्किंग वुमेन थी, उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वह जोर जोर से गाली गलौज किया करते थे। राधिका वहां से सीधा थाने जाती है और थाने में जाकर उन लड़कों के खिलाफ कंप्लेंट देती है। राधिका ने जब कंप्लेंट दी थी तो कंप्लेंट देने के बाद एक बार जिप्सी आती है, लेकिन उसे टाइम पर जो राधिका के पड़ोसी होते हैं वह उनसे साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो ऐसा नहीं किया करते। यह एक घर थोड़ी ना है। हमारे पड़ोस में दूसरी पड़ोस में एक और घर है, उसे आप जाकर पूछ लीजिए। और जैसे ही पुलिस वाले दूसरे घर से जाकर पूछते हैं तो वह लोग साफ साफ मना कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि हम खामखा इस चक्कर में क्यों पड़े। राधिका जब यह बात देखती है कि उसने शिकायत भी की है, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई भी काम नहीं हुआ, तो वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और एक बार फिर से थाने में जाती है। लेकिन इस बार जो थाने में अधिकारी होता है वह उन्हें धमका देता है कि हम गए तो हैं, आप खामखां ही उन लोगों पर इल्जाम लगा रही हो, वह तो बड़े ही सीधे साधे लड़के हैं। इसके बाद राधिका पूरी तरह से मायूस होकर थाने से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी एक हवलदार साहब, जिसकी उसी थाने में ड्यूटी थी, वह उसका मायूसी भरा चेहरा देख लेते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि बेटी, अगर तुम्हें सच में ही कोई प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ के डीएसपी साहब के पास जाओ, वह तुम्हारी प्रॉब्लम का सल्यूशन जरूर कर देंगे, क्योंकि वह अधिकारी है। अगर वह एक बार इनको बोल देंगे तो यह तो 10 बार तुम्हारे वहां पर जाकर चक्कर लगाएंगे और उसके बाद तुम्हें कैसी भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जो राधिका होती है वह अपनी रिपोर्ट की फाइल लेती है और वहां से सीधा डीएसपी साहब के ऑफिस पर चली जाती है। वहां जाकर उसका नंबर लग जाता है और काफी देर तक उसे वेट करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसका नंबर आता है और वह उस डीएसपी साहब के कमरे में जाती है तो एकदम से डीएसपी साहब की शक्ल को देखते ही पूरी तरह से हैरान और भौंचक्की सी रह जाती है। डीएसपी साहब की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम एकदम से थम गए थे, और जब डीएसपी साहब ने भी राधिका को देखा था तो वह भी पूरी तरह से हैरान और भौंचक्के हो गए थे। दरअसल सामने जो डीएसपी साहब थे वह और कोई नहीं, उसका वही तलाकशुदा पति कुणाल था, जिसने अपनी कामयाबी के लिए अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। अब जैसे ही कुणाल राधिका को देखता है तो उसके सामने भी पुरानी बातें वीडियो रील की तरह घूमने लगती हैं। इधर जो वह लड़की होती है राधिका, उसके सामने भी वह बातें वीडियो रील की तरह घूमने लगती है जब वह कुणाल के साथ रहा करती थी और उसके माता पिता की अच्छे से सेवा किया करती थी। वह वहीं पर रुक गई थी। लेकिन तभी जो कुणाल होता है वह अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए राधिका से पूछ लेता है कि हाँ जी, कहिए, क्या समस्या है आपको। इसके बाद देखती है कि वह समस्या के बारे में पूछ रहा है, तो उसके बाद वह भी अंदर चली आती है और अंदर जाने के बाद उसे अपनी समस्या बताती है। एप्लीकेशन को पढ़ने के बाद जो कुणाल होता है उसे बोध होता है कि उसकी पत्नी ना जाने क्या क्या परेशानियां झेल रही हैं, और यह सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि पड़ोसियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। और इन सभी चीजों का कारण जो डीएसपी साहब होते हैं वह अपने आप को मानने लगते हैं। वह सोचते हैं कि उसे टाइम पर अगर मैं इसकी थोड़ी बहुत बातें मान लिया करता तो आज यह दिन नहीं होता। इसको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं होती। ये मेरे साथ मेरे घर में रहती और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद डीएसपी साहब है उस फाइल को अपने पास रखते हैं और कहते हैं कि देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आपके इस कम पर कार्यवाही हो जाएगी। लेकिन तभी जो राधिका होती है वह कहने लगती है कि अगर कार्यवाही हो जाए तो ही अच्छा है, वरना मुझे और भी आगे जाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपने इस पर कार्यवाही नहीं की तो मैं आपसे भी ऊपर के अधिकारी का दरवाजा खटखटाएंगे।
कहीं आप हमारी किसी पुरानी बात को लेकर इस पर कार्यवाही करना ही भूल जाए। इस बात को सुनकर कुणाल को समझ में ये जाता है कि वह अभी तक भी उससे नाराज है और इसी वजह से ऐसा ताना मार रही है। इसके बाद कुणाल उसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपका काम जरूर हो जाएगा और मैं खुद जाकर इस चीज को करूंगा। इसके बाद जो राधिका होती है उसे धन्यवाद बोलकर वहां से वापस आ जाती है। लेकिन आते वक्त उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे थे। वह सोच रही थी कि इसने तो मुझे तलाक दे दिया है, यह भला इस पर कम क्यों करेगा। और ऐसा ही सोचते हुए वह अपने घर चली जाती है। लेकिन जैसे ही राधिका ने कुणाल को एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद जो कुणाल होता है तत्काल वहां पर थाने के उस अधिकारी को बुलाता है जिसके पास पहले रिपोर्ट की थी और उसे पूछता है कि इस रिपोर्ट के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो उसके बाद वह बताता है कि इस तरह से जो पड़ोस वाले लड़के हैं उनकी मैंने अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर दी, लेकिन कोई भी हमें वहां पर ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। इसके बाद कुणाल कहने लगता है कि यह तुम्हारे सामने कोई बदमाशी करेगा या तुम्हारे सामने कोई इस तरह की हरकत करेगा जिससे उनकी पोल खुल जाए। यह तो तुम्हें देखना होगा और बार बार जाकर यह ट्राई करो। कभी भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखता है तो उसके बाद फौरन से उन पर कार्यवाही करो। कुणाल के कहे अनुसार जो पुलिस वाले होते हैं बार बार वहां पर गश्त लगाया करते हैं और जब एक दिन अचानक से उन्हें पड़ोस के घर से बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं लड़कों की आपस में, तो उसके बाद पुलिस वाले उनका दरवाजा खटखटाकर उन्हें वहां से बाहर निकालते हैं और पकड़कर ले जाते हैं। पुलिस वालों ने अपना काम कर दिया था और इसके बाद भी कुणाल के कहे अनुसार बार बार पुलिस की गाड़ी वहां पर आकर दस्त लगाया करती और जो कुछ बदमाश लड़कों का अड्डा बन रहा था जहां पर बैठकर वह शराब भी पिया करते थे और एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे, वह अड्डा पूरी तरह से तहस नहस हो गया था और अब वहां पर कोई भी नहीं आता है। इसके बाद जो कॉलोनी वाले होते हैं वह लोग भी राधिका के पास आते हैं और कहते हैं कि वह राधिका तेरी शिकायत ने तो काम कर दिया, अब तो ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिलता है। यह बात सुनकर राधिका मुस्कुराने लगती है और कुणाल के बारे में सोचने लगती है। पड़ोसी तो वहां से चले गए थे, लेकिन राधिका के दिमाग में कुणाल का चेहरा बार बार घूम रहा था और वह उन पलों को याद कर रही थी। फिर अचानक से उसे ख्याल आता है कि काफी दिनों में अब मैं स्टेबल रहने लगी हूं और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी जिंदगी को खुद जी रही हूं। आत्मनिर्भर होने का एक अलग ही मजा होता है और इसी तरह से अब मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगी, दोबारा से कुणाल के पास नहीं जाऊंगी, ऐसा वह दिल के अंदर फैसला कर लेती है। लेकिन जैसे ही कुणाल को यह पता चलता है कि अब वह प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई है, वह लड़के पकड़े गए हैं, तो उसके बाद कुणाल राधिका से बात करना चाहता है और इसीलिए उसे फाइल के अंदर जो साक्षी का नंबर था उसे पर वह डायल कर देता है और डायल करने के बाद उसे बताने लगता है कि देखिए मैडम, हमने आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप बेहिचक होकर कभी भी मुझे फोन कर सकती हो। अब राधिका जब इस बात को सुनती है तो वह उससे बात भी करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका स्वाभिमान उसे रोक रहा था और उससे कह रहा था कि उससे बिल्कुल भी बात मत करो। इसके बाद जो राधिका होती है उससे कहने लगती है कि आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैं तो समझ रही थी कि कहीं पुरानी बातों को सोचकर आप कहीं इस पर कार्यवाही ही ना करो। अच्छा हुआ जो आपने इस पर कार्रवाई कर दी, मैं इससे काफी ज्यादा परेशान थी। ऐसा कहकर राधिका फोन को काटना ही चाहती है, लेकिन कैसे भी करके वह नहीं काट पाती है। इधर जो कुणाल होता है उससे आगे भी राधिका से कुछ कहना चाहता है, लेकिन वह कैसे भी करके नहीं कह पाता है। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के फोन को काटने का वेट करते रहते हैं, लेकिन जब कोई भी फोन नहीं काटता है तो उसके बाद राधिका अचानक से फोन काट देती है और इधर जो डीएसपी साहब थे, जब राधिका ने फोन नहीं काटा था तो वह भी समझ गए थे कि अभी भी राधिका के दिल में मेरे लिए कुछ ना कुछ है। तो इसके बाद जो डीएसपी साहब होते हैं वह पूरी रात भर इस बारे में सोचते हैं कि क्या किया जाए और कैसे काम आगे चलेगा। यही सोचकर दूसरे दिन सुबह सुबह जो कुणाल होता है अपने माता पिता के पास फोन कर